हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सीखो सिखा हुआ क्रियांश पे फिर से। और आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल के वाक्य। पहचान क्या है इसकी, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं तथा इसमें काम करने का समय अनिश्चित होता है, यानी हमें पता नहीं होता कि कोई भी काम किस समय हो रहा है। जैसे किसी और दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं कि काम 4 बजे हुआ है, 5 बजे हुआ है। यहाँ पर कोई भी काम करने का समय निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट सेंटेंस कहा जाता है, अनिश्चित वाक्य कहा जाता है। दूसरी बात कि इन वाक्यों में काम की पुनरावृत्ति यानी काम को दोबारा से रिपीट करने की बात होती है। और वर्तमान में कर्ता यानी वर्तमान में जो काम करने वाला सब्जेक्ट है उसकी आदत की बात होती है। और शाश्वत सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जो पूरे संसार में बात कही गई होगी वो सही होगी और उसमें कोई भी झूठ नहीं होता है। प्राकृतिक घटनाओं आदि का जिक्र होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद आपका सबसे पहला भाग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, यानी इनको आप बनाएंगे किस प्रकार से, यानी अंग्रेजी बनाने के नियम। तो पहला नियम है कि इन वाक्यों में ही सी इट, ही सी मतलब ही सी इट ये प्रोनाउन के रूप है तथा सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट यानी एक वचन संज्ञा यानी किसी प्राणी का नाम, कि प्राणी में कुछ भी हो सकता है, वो जानवर का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। प्राणी के अंदर सभी चीजें आ जाती है, किसी वस्तु का नाम या किसी एक स्थान का नाम, एक की बात चल रही है जो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, इनके साथ आपको मेन वर्ब का मतलब होता है, यहाँ पे एमबी लिखा है, इसका मतलब है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो वाक्य के अंदर काम होता है। और इन सारी बातों को मैंने अपने एक वीडियो में बता दिया है जिसका नाम पार्ट ऑफ सेंटेंस है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो सभी स्टूडेंट इन सेंटेंस को बनाने से पहले या सीखने से पहले उस वीडियो को देख लें। और अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकती हैं। उसके बाद है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था, उसमें आपको एस या ईएस के बाद ईएस लगाना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव का है तब। अब साथ ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर जिन स्टूडेंट्स को एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल्स अच्छे से आता है, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके आते हैं, वो विद्यार्थी बहुत ही आसानी से इन सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो जिन आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी आने चाहिए। चलिए यहाँ पर अब बात है दूसरी की, जिन वाक्यों में अंग्रेजी में मेन वर्ब के शब्दों के अंत में एस लिखा हो, डबल एस, ओ, एक्स, एस एच, सी एस, टी एच, इनमें से कुछ भी लिखा आता है तब आप उनमें ईएस जोड़ देंगे यदि आपका सेंटेंस एक वचन है तो। जैसे वह कपड़े धोती है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूले का पता होना जरूरी है और आपको यह ज्ञान होना जरूरी है कि आप जो वाक्य बना रहे हैं उसमें जिस चीज की आवश्यकता है उसको आपने सही क्रम से लिखा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाक्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपका फॉर्मूला लिखा भी है, सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट मांगा है तो आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट इसका आपका वह है, तो वह की अंग्रेजी वह कपड़े धोती है, तो यहां पर महिला की बात हो रही है तो आप यहां पर सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी। अगर पुरुष होता तो यहां पर ही लगाते, लेकिन लेडीज है तो यहां पर सी लगाएंगे, सी। उसके बाद मांगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूले के अंदर जो चीज मांगी हो सिर्फ वही देना, उसके अतिरिक्त वाक्य में कोई भी चीज अपनी तरफ से आप मत लगाना। जैसे कभी आपने देखा कि यहां पर है लिखा है तो इज एम आर लगा दो, तो इज एम आर का प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में कभी भी भूल से भी इस्तेमाल मत करना, कभी भी भूल से इज एम आर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब मांगा आपसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाक्य के अंदर जो काम होता है हम उसी को मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इस वाक्य में जो काम हो रहा है वो धोने का हो रहा है, तो यहां पर धोने की अंग्रेजी वॉश होती है। अब इसके लास्ट के जो अक्षर हैं एस एच है, और आपको बताया कि जब ये एस एच आ रहा हो मेन वर्ब के लास्ट में तब यहां पर आपको ईएस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ईएस। तो वॉशेज हो जाएगा। और उसके बाद आपका फॉर्मूले में आपको देखो लिखा ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो ईएस हमने लगा दिया। अब आगे फॉर्मूले मांगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो वाक्य में है वो आप लिख दो। ऑब्जेक्ट क्या आपका? कपड़े, तो द क्लॉथ्स, फिर फुल स्टॉप लगा। फॉर्मूले में भी आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, राकेश घर जाता है,
तो अब आपको बनाना सबसे पहले फिर वही बात है, आपको पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट राकेश हुआ क्योंकि काम करने वाला सेंटेंस में कौन है, राकेश है। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या काम हो रहा है, जाने का, और जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, इसके लास्ट में ओ आया जैसा कि यहां बताया नियम में आपको, तो इसमें आपको ईएस जोड़ देना है। ईएस एस या ईएस वहां जोड़ना है जहां आपका सेंटेंस में जो वाक्य में काम करने वाला है सब्जेक्ट एक वचन होगा तब, ठीक है। गोज फिर टू द हाउस, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना। दूसरा है आपका, बाकी सभी अंग्रेजी मैन वर्ब के शब्दों के अंत में एस लगा देते हैं। यहां पर लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब आप एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम सीख जाएंगे तो आपको जो और भी चीजें हैं जहां पर आईईएस का इस्तेमाल कहाँ करना है, वीईएस का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप अपने सेंटेंस और भी सही तरीके से बना लेंगे। यहां अब आपका पहला सेंटेंस है, जैसे वह मैच खेलता है, तो वह मैच खेलता है सब्जेक्ट यही लेंगे आप, ही आएगा, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाक्य में खेलना, खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले हो गई आपकी, और इसमें आप एस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे एस, क्योंकि इसके लास्ट में कहीं भी इनमें से कोई शब्द नहीं दे रखा है, और जब इनमें से कोई शब्द नहीं दे रखा होगा तब आपको वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देना, यदि आपका सेंटेंस एक वचन का है तब। प्लेज द मैच, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। वैसे ये चील आकाश में उड़ती है, तो चील में यहां पर आप चील की अंग्रेजी द काइट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो मेन वर्ब उड़ना, उड़ने की फ्लाई होती है, लेकिन यहां पर आपको इसमें आईईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आईईएस, चूंकि फ्लाई स्पेलिंग ये हो गई, तो आपका सवाल रहेगा सर यहां पर भी वाई है और यहां प्ले में भी वाई था, तो यहां तो आपने एस लगा दिया, लेकिन यहां पर एस नहीं लगाया, यहां पर आपने आईईएस लगाया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जिन स्टूडेंट्स को एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम आएगा उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जब कभी भी वाई से पहले कोई स्वर होगा, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई अगर बाई से पहले लिखा होगा तो उसमें ऐसे ही जोड़ा जाएगा। लेकिन कभी भी बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स होता है, जो बचे हुए 21 लेटर होते हैं आपके, उनमें से कोई भी अगर पहले लिखा होगा तो बाई को हटा देना है और उसके स्थान पर आईईएस को जोड़ देना है। क्या करना है, आईईएस को जोड़ देना है, इसीलिए आपका यहां पर फ्लाइज आया है, ठीक है। उसके बाद में इन द स्काई, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपका एक वचन का आपको फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में जो चीजें मांगी गई हैं सिर्फ वही आपको वाक्य में मिलेंगी, और वाक्य कितना भी लंबा हो, लॉन्ग हो, ये सोचकर मत डरना कि इसमें नया कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका फॉर्मूला होता है उससे हटकर कुछ भी वाक्य में नई चीज नहीं आती है। नियम नंबर 2 है, इन वाक्यों में आई वी दे यू ये सब क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। क्या कहलाएंगे, सर्वनाम, यानी प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। तथा प्लूरल नंबर नाउन सब्जेक्ट, यानी बहुवचन संज्ञा कर्ता, यानी किसी दो प्राणी के या दो से अधिक प्राणियों के नाम या वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल। के साथ आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर एस या ईएस नहीं लगाना है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो उसको लगाना है, और फिर फुल स्टॉप का प्रयोग आप करते हैं। और यहां पर लिख भी दिया है आपको याद रखने के लिए कि बहुवचन कर्ता यानी बहुवचन सब्जेक्ट होंगे आपके वाले वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है। क्या करना है, एस या ईएस को नहीं लगाना है। फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जब एक वचन था तो इसमें एस ईएस लिखा हुआ था फॉर्मूले में, लेकिन बहुवचन है तो एस ईएस नहीं लिखा हुआ है। अब पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर मैं तो एक वचन है, तो फिर यहां पर मैं भले ही सब्जेक्ट एक वचन का होता है रूप, लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल अधिकतर की जाती है वो बहुवचन की जाती है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब मे की अंग्रेजी आई, सब्जेक्ट ले लिया सबसे पहले फॉर्मूले में, फिर फॉर्मूले में आगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें वाक्य में देखना है कि मेन वर्ब कौन सी है, तो वाक्य में जो काम होता है वो मेन वर्ब होता है आपका। तो काम क्या रहा, लिखने का, तो लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। क्या होती है, राइट। और फिर ऑब्जेक्ट क्या काम हुआ, ए लेटर, ए लेटर।
और उसके बाद फॉर्मूले के लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप या लगाना जरूर है, चिन्ह लगाना बिल्कुल मत भूलना। अगर चिन्ह लगाना आप भूल जाते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा है राकेश और महेश मोनू को पीटते हैं। यह सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स इन सेंटेंस में गलती करते हैं। राकेश और महेश अगर मैंने लिखा है यहां पर तो शायद जानकारी मिलती है आगे जाकर कि आपने तीनों को ही एक जगह लिख दिया है, या राकेश को शुरू में लिख दिया और महेश और मोनू को लास्ट में लिख दिया है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको सेंटेंस को सावधानी से पढ़ना है। सबसे पहले या तो सेंटेंस में ये भी पहचान याद रखना है कि हमारा सेंटेंस है किसका। तो ये आपको पता है, वैसे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन फिर भी किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको वाक्य के लास्ट में जो चीजें शब्द दे रखे हो तो उनको पहचानना जरूरी है। तो राकेश और महेश, ये जो और से शब्द जुड़ गया तो ये आपका ये भी सब्जेक्ट ही कहलाएगा। और से अगर कोई चीज जुड़ गई तो वो आपके सब्जेक्ट कहलाएगी, यदि वो वाक्य के शुरू में दे रखी है तब। तो राकेश और महेश मोनू को पीटते हैं। तो काम करने वाले कौन हुए, राकेश और महेश। पीटने वाले कौन हुए, राकेश और महेश। तो इस हिसाब से आपके दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले राकेश की अंग्रेजी लिखेंगे, और किसी भी व्यक्ति के नाम को यदि आप लिखते हैं तो उसका अक्षर हमेशा पहला कैपिटल बनाएंगे, चाहे वो कहीं भी आए। जैसे राकेश एंड महेश, तो यहां हमें एम बड़ा बनाना है, महेश। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख लिया ना। अब हमें फॉर्मूले में क्या मांगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम हो रहा है वाक्य में, पीटने का। तो पीटने की अंग्रेजी बीट। क्या आती है, बीट। अब पीटा कौन, मोनू को। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मोनू। तो यहां पे एम भी कैपिटल ही बनाना है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपका एक वचन और बहुवचन का अफर्मेटिव वाला जो भाग है वो समझ में आ गया होगा क्या होता है। लेकिन अफर्मेटिव में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में मालूम नहीं होते हैं। वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, तभी वो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी ऐसी बात जिक्र आता है कि कोई ऐसे सेंटेंस बताइए जिनके अफर्मेटिव वाले भाग में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही सेंटेंस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही। तो सबसे पहले हम वही आपको बताने वाले हैं। जैसे यहां पर लिखा भी, याद रखें, जिन वाक्यों में अवश्य, जरूर, तो आदि शब्द आते हैं तब वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू लगाना आपको बहुवचन के लिए और डज लगाना है आपको एक वचन के लिए। उसके बाद मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपका फॉर्मूला बना दिया है, वैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं, वह अवश्य शहर घूमने जाता है। अवश्य आ गया ना वाक्य के अंदर, तब इस प्रकार का सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपने लिखा यहां पर ही क्यों लिखा, क्योंकि ये पुरुष है। और उसके बाद आपको कहा है कि हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से एक को चुनना है, तो डू लगाइए या फिर डज लगाइए। अब एक वचन का सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। क्या लगाना है, डज लगाना है। उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात आ रही है कि सर यहां पर घूमना भी काम हो रहा है और जाना भी काम हो रहा है, तो आपसे वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगी है, यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य काम आपको देखना है कि वाक्य के अंदर मुख्य काम कौन सा हुआ, यानी जाने का। जब जाएगा ही नहीं तो घूमेगा कैसे, जब जाएगा ही नहीं तो घूमेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको जाने की अंग्रेजी लगानी है, गो। लेकिन यहां पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में भी इसके अलावा भी किसी भी वाक्य, यदि किसी वाक्य में दो कार्य आते हैं तो जो वाक्य में मुख्य कार्य होगा, यानी जो मेन कार्य है, उसको उसकी अंग्रेजी आप उस सेंटेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। चाहे वो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए, जो भी आए वो आपको लिखना है। और उसके जस्ट बाद आपको ये टू लगाना है। क्या करना है, टू लगाना है। और फिर जो दूसरा कार्य दे रखा होगा, फिर उसकी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। प्रत्येक में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है दूसरे कार्य की। इतना याद रखना, पहले कार्य की जो अंग्रेजी लगानी है वो आपको सेंटेंस के नियम के अनुसार, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड आए, थर्ड आए, जो भी आती है वो लगाना है। लेकिन उसको लिखने के बाद टू लगाना है, और टू लगाने के बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही आपको लिखनी है हमेशा, ठीक है, जो दूसरा कार्य होता है। उसके बाद क्या है, शहर, तो वॉक द सिटी, फुल स्टॉप। दूसरा है आपका, तुम किताब जरूर पढ़ते हो, तो जरूर शब्द आ गया है और हमें फॉर्मूले के हिसाब से ही चल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट मांगा है, सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी यू आ जाएगी। अब इसमें बहुवचन के लिए आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, डू लगा देंगे आप। उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है,
तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, पढ़ना, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की रीड ही होती है, बस बोलने का अंतर आता है बस थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, किताब, द बुक, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। वैसे ही नेक्स्ट है राधा लिखती तो है, तो राधा सब्जेक्ट हुआ तो राधा आ जाएगा, राधा, और फिर राधा के साथ एक वचन है तो डज आएगा, और लिखने की अंग्रेजी राइट। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आएगा सर इस तो की अंग्रेजी क्या लगाएं, अवश्य की अंग्रेजी क्या लगाएं, या जरूर की अंग्रेजी क्या लगाएं। जब ऐसा दे देते हैं ना सेंटेंस अचानक से, तो इनकी अंग्रेजी देखना शुरू करते, कुछ नीड देंगे, कुछ और देखना शुरू करेंगे, ढूंढना वेंढना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको याद रखना है कि इन सबको बताने के लिए ही आपके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनकी अंग्रेजी आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आ गई है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कहीं पर हेल्पिंग का इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी वाक्य में और आपका उसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो उसमें या तो अवश्य जोड़ लीजिएगा या जरूर या तो लगाकर ही उसका अर्थ आप सही प्रकार से निकाल सकते हैं। एक दूसरा नियम है आपका कि जिन वाक्यों में स्वभाव प्रकट करता है कौन, यदि सब्जेक्ट आपका स्वभाव यानी आदत प्रकट करता है, तो उनमें कभी भी आपको सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, दा। जैसे सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं, तो का स्वभाव क्या होता है, भौंकना होता है। कुत्ते बात तो करना स्टार्ट नहीं कर देंगे ना, तो आपको क्या करना, कभी भी इससे पहले जैसे डॉग लिखा है तो यहाँ पर डॉग्स लिखेंगे, तो आप दा नहीं लगाते। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू में दा उठा देते हैं और कहते हैं कि दा से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दा लगाना भी बहुत जगह पर गलत साबित होता है, इसलिए आपको दा भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आपको दा नहीं लगाना है, आप क्या करेंगे, डॉग्स करेंगे, डॉग्स बार्क, ठीक है। वैसे ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षियों की जो स्वभाव क्या होता है, उड़ना होता है, तो यहां पर क्या करेंगे, वर्ड्स करेंगे, बर्ड्स, और उड़ने की फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। अब इसका नेगेटिव भाग है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य की पहचान आपको पहले ही बता दी, लेकिन अभी यहां लिखा है कि इन वाक्यों के बीच में नहीं या कभी नहीं तथा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, यानी ये वाला निशान अवश्य लगा मिलेगा। जहां पर ये होगा, जैसे है ना, देखो लास्ट में विराम है और यहां नहीं लिखा है, ठीक है। कभी नहीं वाले सेंटेंस अभी आगे बताएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो इसके साथ नहीं बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसको आगे बताएंगे, ठीक है। तो जैसा इसका अंग्रेजी बनाने के लिए नियम लिखा है कि इन वाक्यों में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यहां पर ये नहीं बताया कि कौन सा सब्जेक्ट का मतलब जो वाक्य में काम करने वाले होते हैं, ये तो आपको पता चल गया है। और उसके बाद आपको हेल्पिंग में लगाना डू या डज, तो डू हमें बहुवचन के लिए लगाना है और डज एक वचन के लिए। उसके बाद फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। फॉर्मूला आपका ये हो गया है। तो जैसे सेंटेंस है अच्छे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो अच्छे लड़के हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छे की अंग्रेजी यहां लिख दी, लड़के की अंग्रेजी यहां लिख दी, तो उससे सेंटेंस क्या होता है, हमेशा आपका गलत होता है। जब कभी आपका कोई शब्द दे रखा हुआ, कोई भी एडजेक्टिव दे रखा होता है, यानी विशेषता बताने वाला शब्द दे रखा होता है, और उसके बाद कोई नाउन लिखा होता है शुरू में, तो आपको दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखनी है। जैसे मेरा घर, तो वहां पे भी आपको माई हाउस ही लिखना है, ये नहीं कि माई यहां लिखा हाउस यहां लिखा, इससे सेंटेंस गलत होते हैं। जैसे अच्छे लड़के हैं तो यहां पर आएगा गुड बॉयज। उसके बाद आपको डू या डज में से एक को चुनना है, तो आप यहां पर डू लगाएंगे क्योंकि ये आपके बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद नोट लगाना है क्योंकि वाक्य में नहीं लिखा हुआ है। जो फॉर्मूले में मांगते हैं वही आप वाक्य में देखकर क्रम से लिखते जाएं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है वाक्य में, शोर मचाने का, तो शोर मचाने की अंग्रेजी आती है मेक ए नॉइज। उसके बाद कहां, कक्षा में, ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, इन द क्लास, तो इन द क्लास, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, तो ये लगाना, ठीक है। वैसे ये वह किताब नहीं पढ़ती है, तो आपका ये वह किताब नहीं पढ़ती है, सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, तो एक वचन है तो यहां पर सी आएगा क्योंकि ये स्त्री के लिए है, तो सी, और एक वचन के साथ आपको क्या लगाना है, ये डज लगाना है। क्या लगाना है, डज, तो आप यहां पर डज लगाओगे, डज। उसके बाद नोट, क्योंकि वाक्य में इसका नोट ही लिखा है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, और उसके बाद होता है द बुक, और फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका निगेटिव में जो नहीं वाला
शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना है, सेंटेंस कैसे बनाने है वो आपको बता दिया। अब आपका कभी नहीं वाला सेंटेंस है। कभी नहीं जिन वाक्यों के अंदर आता है उनके लिए आपको ये 2 रूल्स पढ़ने। अगर इन दोनों रूल्स को आप पढ़ोगे तो आपके जो कभी नहीं वाले वाक्य होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। इन वाक्यों में यानी जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता, चाहे वो प्रोनाउन का रूप हो या नाउन का रूप हो, ठीक है, एक वचन होना चाहिए, के साथ आपको कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगानी। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बता दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना है आपको। जैसे वह नदी में कभी नहीं तैरता है, तो यहां पर एक फॉर्मूला बना दिया है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला सेंटेंस बनाओगे। जैसे आपका पहले सब्जेक्ट मांगा है, सब्जेक्ट है आपका वह, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। उसके बाद में आप नेवर लगाएंगे, क्यों, वाक्य में कभी नहीं लिखा है तो आपको लगाना है नेवर। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरना, काम जो हो रहा है तैरने का हो रहा है, और कह रहा है कि इसमें आपको एस या ईएस लगाना है, तो आप यहां पर लगाओगे एस, ठीक है, क्योंकि इनमें से वो लेटर्स नहीं है इसके लास्ट में जो आप ईएस लगा सकते थे, ठीक है। तो स्विम्स, फिर इन द रिवर, और फिर फुल स्टॉप। क्लियर। उसके बाद महेश अपने कपड़े कभी नहीं धोता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, महेश, और इसके साथ आपको लगाना है नेवर कभी नहीं के लिए, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, इसमें धोने का कार्य हो रहा है, तो वॉश, तो इसके लास्ट में एस एच है तो इस यहां पर ई एस जोड़ देंगे, वॉशेज हो जाएगा। और किसके कपड़े, अपने, तो महेश के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा हिज आएगी, और हिज क्लॉथ्स, ठीक है। एक वचन वाला अगर होगा तब आपको इस प्रकार से बनाना है। अगर अब बहुवचन में क्या करना है, बहुवचन में आपको बहुवचन कर्ता के साथ नेवर लगाना है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बस उसमें ऐसे एस का इस्तेमाल नहीं करना है यदि सेंटेंस आपका बहुवचन वाला है तो आप इसी फॉर्मूले से इसको बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट मांगा है तो सब्जेक्ट तुम हो गया, यू आ गया, नेवर कभी नहीं के लिए आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखना, देखने की सी हो गया, तो इसमें आपको ऐसे एस नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है ये आपका बहुवचन वाला सेंटेंस है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूवी, सीधा मूवी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मैं तुम्हें कभी नहीं डांटता हूं, तो सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई आ गई, उसके बाद आई के साथ नेवर लगा दो, और यहां पर डांटने की अंग्रेजी स्कॉल्ड और यू, फुल स्टॉप ऑब्जेक्ट। तो बस इतना सा अंतर है कभी नहीं वालों में कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। एक वचन होगा तो मैन वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा, और बहुवचन होगा तो एस या ईएस नहीं लगेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में सवाल पूछे जाते हैं और सवाल हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सवाल वह है जिसका जवाब हाँ या ना में मिले, और एक सवाल वह होते हैं जिसका जवाब आप बोल करके ज्यादा लंबे शब्दों में देते हैं। तो पहला है आपका जिन वाक्यों के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द क्या यानी क्या आए तथा वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगा हुआ मिलता है, वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट भाग कहलाएगा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन होगा तो डज लगाना है, बहुवचन होगा तो डू लगाना है ना, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नोट, यदि वाक्य में दे रखा होगा नहीं तब तो नोट लगाएंगे, और नहीं ना दे रखा होगा तो नहीं लगाना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो जैसा सेंटेंस है, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्या की अंग्रेजी लिखनी है, तो क्या की अंग्रेजी आपको वाट नहीं लगाना, कोई भी इन सेंटेंस में वाट नहीं लगाएगा, आपको सिर्फ हेल्पिंग को लिखना शुरू में। अगर ये क्या से शुरू है तो पहले आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तुम है, तो यहां पर आपका क्या आएगा, डू, और फिर आप लगाएंगे यू, और फिर आपने हेल्पिंग लगा लेना, और फिर सब्जेक्ट ये आ गया, और उसके बाद नोट वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है, लिखने का, तो लिखने की अंग्रेजी यहाँ पर राइट आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे एक नेक्स्ट सेंटेंस और ले लीजिए, क्या वह चाय नहीं पीता है,
क्या वह चाय नहीं पीता है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, एक वचन है या बहुवचन है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे, फिर वह की अंग्रेजी ही आ जाएगी, उसके बाद आपका नॉट, वाक्य में नहीं है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीना, पीने का यहाँ पर ड्रिंक आएगा, और क्या पी रहा है, चाय, तो ड्रिंक टी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का फर्स्ट भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पर वाक्य में नोट लिखा आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाक्य आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव ही रहेगा, क्योंकि वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पर वाक्य में सवाल भी हो रहा है। तो नोट आ भी गया तो ये आपका हमेशा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ना कि नेगेटिव। ओके, अब है इंट्रोगेटिव का दूसरा भाग, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्या, कैसे, क्यों, कौन, किसको आदि शब्द इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तथा वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हो तो वह वाक्य आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड भाग कहलाएगा। किसका, इंट्रोगेटिव का सेकंड भाग कहलाएगा। देखो, इस नियम को बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए या इसके आने वाले वीडियो भी लंबे हो जाए। तो वो लंबे वीडियो होने का सिर्फ एक ही कारण होगा कि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डिटेल से मिल जाएंगे, आपको बार बार किसी भी चीज़ को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए आपके वीडियो लंबे होंगे। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और अगर छोटे वीडियो बना दी जाए और उसमें आपको आधी चीज़ें समझाई जाएँ और आधी नहीं समझाई जाए तो उसमें भी आपको समस्या होगी। और मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मेरा जो वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, उनको कहीं भी कोई डाउट आए और वो किसी दूसरे चैनल पर जाकर देखे उस चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ, इसीलिए मैं अपने वीडियो में प्रत्येक चीज़ को डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ओके, देखिए, जैसे दूसरा है यहाँ पर, इन वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि की अंग्रेजी लगानी है, ठीक है। यानी इनमें से कोई भी जो सवाल हो रहा होगा जिस शब्द से, उस शब्द की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी है। और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज लगाना है, बहुवचन होगा तो डू लगाना है। और फिर आपको सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना है। तो ये इंट्रोगेटिव का पहला वाला भाग ही है। वाक्य भी सब इंट्रोगेटिव के फर्स्ट भाग जैसे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं मिटाए थे, मैं आपको यहाँ डिफरेंस समझाता हूँ इंट्रोगेटिव के फर्स्ट भाग में और सेकंड भाग में कितना बड़ा है। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट भाग में सिर्फ डिफरेंस इतना बड़ा है, यहाँ पर आपको QW लिखना है। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नसूचक शब्द। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना होता है, पूरा फॉर्मूला सेम रहता है जैसा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट भाग का था। हमने क्या किया है, सिर्फ ये दो शब्द लिखे हैं, इसके अलावा पूरा जो फॉर्मूला है वो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट भाग का लिखा हुआ है ना पहले से ही। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट भाग में सवाल हो रहा था शुरू में क्या शब्द से, ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव के दूसरे भाग में कहते हैं कि तुम पत्र कब, यानी बीच में सवाल होगा। तो यहां पर ये सवाल हमने ये कर दिया, तो जिस शब्द से सवाल हुआ है हमें उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। जिस शब्द से सवाल हुआ है उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो कब की अंग्रेजी हम यहां पहले लिख देंगे, व्हेन, ठीक है। और जो पूरा वाक्य है वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब फॉर्मूले में ही कोई बदलाव नहीं किया तो वाक्य में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या मांगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले से लिखी हुई है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर यू है, मतलब बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब ने यहाँ पर डू लिख ली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ वाक्य में नहीं है तो हमने नोट नहीं लगाया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इंट्रोगेटिव का सेकेंड भाग बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव का फर्स्ट भाग आना जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट भाग आया तो सेकंड आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहां से फिर क्या को हटा दीजिए, वह चाय क्यों, यहां पर क्यों सवाल कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा दो, वाई लगा दोगे, पूरा सेंटेंस सही हो गया। यानी अंग्रेजी कितने शब्दों की बनी, एक शब्द की। आप किसी भी सेंटेंस को उठाकर देखोगे तो एक शब्द का हेर फेर करना है और आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे जरूरी जो टॉपिक होता है मैं उसको बता रहा हूं आपको, वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव का जो सबसे मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और इस सेंटेंस में ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं वो हु वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कौन वाले सेंटेंस होते हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको सेंटेंस वो बनाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो मैं अब यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मूला लिखा है, मैंने रूल्स नहीं लिखा है कोई भी, फॉर्मूले के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हु हो गया, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इंट्रोगेटिव।
तो जो सेंटेंस बनाते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से ही बनाते हैं, बट क्या इसमें सवाल हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर हम सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट है कौन। सब्जेक्ट हमें पता नहीं है, सब्जेक्ट को हम पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हम कौन को सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। किसको? कौन का सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिख लेते हैं, हु। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब जो काम कर रही है वो आपकी है देना, और देना की अंग्रेजी होती है गिव, और इसमें एस जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि हु यहां पर जो माना जाता है वो एक वचन का रूप माना जाएगा। किसका? एक वचन का। कभी भी अगर हु लगा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका, तो आपको उसमें एस या ईएस लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या मांगा गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट यहां पर दो हैं, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिसको अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ नहीं है या समझ में नहीं आया है, तो आप पिछला वीडियो देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस का, तो वो आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर समझ में आ जाएगा। तो कभी भी इस वाक्य में आपका दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, तो आपको पहले जो ऑब्जेक्ट दे रखा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको लिखना है, यानी यू आएगा यहां पर, और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी वाटर आएगा। और ऐसा मत करना कभी भी कि वाटर से पहले दा लगा दो। यहां पर जब कभी भी आपका प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तब आप कभी भी जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले दा का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। अब यहां पर एक बात और याद रखना कि जब कभी भी कौन वाले सेंटेंस होंगे, तो जब वो हिंदी में लिखे होंगे तो वो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होंगे। किससे? ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। हमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है हमसे। जैसे हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो यहां पर हमको नहीं पता है, पढ़ा तो रहे लेकिन ये नहीं पता कौन पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट की हमें जानकारी देनी है। तो यहां पर पढ़ाते हैं, तो ये मत समझ बैठना आप कि यहां पर आपका ये बहुवचन होगा, क्योंकि पढ़ाते। तो पढ़ाने का यहां पर मतलब होता है जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको हम सम्मान देने के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आएगा हु, कौन की अंग्रेजी हु आएगी। फिर रूल्स के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, इसके लास्ट में सी एच आया है, तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ई एस, टीचेस। और फिर हमें की अंग्रेजी अस, और फिर इंग्लिश, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हु वाले, वो इस प्रकार से बनेंगे। और स्पेशली इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में भी ज्यादातर इन्हीं सेंटेंस का ज्यादातर इस्तेमाल आता है, और इन्हीं में बच्चा कंफ्यूज भी होता है। अब दूसरा है इसका कि अगर इसका नेगेटिव आ जाए तब कैसे करना है। एक तरीके से ये तो इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव भी हो गया। दूसरा इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो कैसे बनाना है आपको। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन की ही अंग्रेजी लिखनी है, तो कौन की अंग्रेजी हु लिखेंगे। और जैसा आपको बताया है कि ये एक वचन माना जाता है इसको, तो आपको एक वचन की अंग्रेजी डज लगानी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या लगाना है? डज। और उसके बाद में फिर आपको नहीं की अंग्रेजी लिखनी है नोट। और फिर आपको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जानने की फर्स्ट फॉर्म नो होती है, नो। और फिर किसको? गांधी जी को। तो गांधी जी का गांधी जी आ जाएगा यहां पर, एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी यहां पर कि अगर आप फॉर्मूला ये मिलाकर देखते हैं, तो अगर यहां हम सब्जेक्ट लिख दें, हु ना लिख करके सब्जेक्ट लिख दें, तो ये आपका नेगेटिव जैसा फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां पर हु ना लिखकर सब्जेक्ट जैसा लिख दें, तो आपका ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो जाता है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ाया है, ये आपको समझ में आया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसके एग्जांपल्स जो मैंने समझाए आपको वो समझ में आ गए होंगे, और आप इसको आसानी से आप कर भी सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पास में जो बेल आइकन उसको दबाइएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।